नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन 3 प्रमुख खबरों की करने वाले हैं हम बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर, यानी टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन्स के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी, जहां पर आज विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। 8 जनवरी तक ये सत्र चलेगा और केजरीवाल का जो शीश महल है उससे पर्दा उठेगा, क्योंकि कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी और इस कैग रिपोर्ट में शीश महल से जुड़ी हुई एक एक चीज को इसमें सामने लाया गया है, जितना भी इसमें को लेकर के घोटाला हुआ है, रिनोवेशन के नाम पर, मरम्मत के नाम पर। बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, जहां पश्चिम बंगाल में बुजुर्ग और दिव्यांग इस समय परेशान है। दरअसल एसआईआर को लेकर के सुनवाई केंद्र पर तमाम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच चुनाव आयोग पहले ही साफ कर चुका है कि बुजुर्गों को, दिव्यांगों को या फिर जो बीमार लोग हैं उन्हें एसआईआर की सुनवाई केंद्र पर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आखिर क्यों बुजुर्ग और दिव्यांग काफी संख्या में केंद्र पर पहुंच रहे हैं, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है देश की सबसे भ्रष्ट डीएम की सरकार। जी हाँ, ये बात हम नहीं, ये बात कही गई गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। दरअसल उन्होंने तमिलनाडु का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने डीएम की सरकार को जमकर घेरा। परिवारवाद को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर तमाम गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। क्या कुछ कहा गया इस दौरान अमित शाह की तरफ से, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई, जहां आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। अब से कुछ ही देर में लगभग 11 बजे ये सत्र शुरू होगा और ये सत्र आज से शुरू होकर 8 जनवरी तक चलेगा। शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार है, क्योंकि रेखा सरकार इस सत्र के दौरान पूर्व की आप सरकार के पूरे काले चिट्ठों की पोल खोल देगी। दरअसल इस सत्र में 3 सीएजी यानी कि कैग रिपोर्ट टेबल होंगी, जो भ्रष्टाचार और घोटालों की सच्चाई को उजागर करेगी, जिसमें अरविंद केजरीवाल का आवाज भी शामिल है, जिसके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर हम सभी के सामने आ चुके हैं कि कैसे करोड़ों रुपए इस आवास में मरम्मत और रिनोवेशन के नाम पर खर्च किए गए। इसके वीडियो हम देख चुके हैं। हालांकि इससे पहले के विधानसभा सत्रों की बात करें तो उस दौरान रेखा सरकार इससे पहले 5 कैग रिपोर्ट पेश कर चुकी है, जिसमें स्वास्थ्य, दिल्ली परिवहन और आबकारी नीति शामिल है। साथ ही आपको बताएंगे कि पिछली कैग रिपोर्ट के बारे में विस्तार से और करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। और लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर सबसे पहले हंगामेदार होगा आज से शुरू होने वाला विधानसभा का ये सत्र। तो दिल्ली विधानसभा सत्र में हंगामे होने के सीधे सीधे आसार इस समय नजर आ रहे हैं, जहां आपको बता दें कि शीश महल की फाइल जो है उससे पर्दा उठता हुआ नजर आएगा। विधानसभा में शीश महल की ये फाइल खुलेगी, 3 कैग रिपोर्ट को पेश किया जाएगा और आम आदमी पार्टी के जो काले चिट्ठे हैं उनकी पूरी पोल खुलती हुई नजर आएगी। सीधे तौर पर विधानसभा में शीश महल की फाइल भी खुलेगी, साथ ही जल बोर्ड में वित्तीय गड़बड़ियां जो हुई हैं उनका खुलासा होगा और उच्च शिक्षा क्षेत्र में हुए कथित भ्रष्टाचार की भी पूरी जो फाइल है, पूरी किताब है, वो भी जनता के सामने होगी। पिछली सरकार के काले चिट्ठों का पूरा पर्दाफाश रेखा सरकार करने जा रही है और साथ ही आपको बता दें कि जिसके बाद में आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन आखिर आम आदमी का शीश महल, जिसको लेकर के कई सारे वीडियोस इससे पहले सामने आ चुके हैं, आखिर किस चीज पर कितना पैसा खर्च किया गया है वो आपको बताते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। फॉक्स लेदर क्लेडिंग की बात करें तो 5,45,000 से ज्यादा का खर्चा इसमें किया गया है। लेकिन इसके साथ ही अप होल्डर बेड की अगर हम बात करें तो 3,99,000 यानी कि लगभग 4 लाख रुपए का ये बेड है, जिसकी कीमत बताई जा रही है। इसके साथ ही अगर बात करें जो रसोई में उपकरण लगाए गए हैं, रसोई का जो सामान है वो 39 लाख से ज्यादा का वो सामान इसमें बताया गया है। और हालांकि इसको लेकर के जो कैग रिपोर्ट पेश होगी उसमें पूरा विस्तार से बताया जाएगा, पूरी जानकारी दी जाएगी। गोल डाइनिंग टेबल की अगर हम बात करें, जो इस समय आप वीडियो के जरिए देख भी रहे हैं, इसकी कीमत बताई जा रही है 4,80,000 रुपए। टीवी कंसोल, जहां पर टीवी की यूनिट लगाई जाती है, तो टीवी यूनिट जो है उसकी कीमत 20 लाख रुपए, 20,34,000
रुपए इसकी कीमत है। और इसके साथ ही जो ट्रेडमिल और जिम का जो सामान है, पूरी जिम एक बनाई गई थी सीएम आवास में और उसका कीमत है 18,52,000 रुपए। तो ये पूरा एक तरह से हम देखें तो मरम्मत और रिनोवेशन के नाम पर किस तरीके से पूरा करोड़ों का ये घोटाला इस समय सामने आया, जिसको लेकर के कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी रेखा सरकार की तरफ से। एल आकार का जो ये सोफा है उसकी कीमत 76 लाख रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा आम आदमी का शीश महल, क्योंकि लगातार जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब वो सत्ता में नहीं आए थे तब से लगातार वो इस बात को जिक्र करते रहे हैं कि मैं तो आम आदमी हूं, आम आदमी की तरह ही रहूंगा, कोई सुख सुविधाएं नहीं लूंगा। ये बात हम नहीं बल्कि वो खुद ही कहते रहे हैं अपने कार्यकाल के दौरान भी। लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा ये घोटाला सामने आया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री आवास में मरम्मत के नाम पर ये पैसा खर्च किया गया है। दिल्ली के लिए आखिर ये रिपोर्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि संवैधानिक रूप से कैग रिपोर्ट जो है काफी महत्वपूर्ण होती है और इससे पहले कई सारी रिपोर्ट भी और पेश की जा चुकी हैं। जो पैसा है, धन के उपयोग की पूरी पारदर्शिता को सुनिश्चित कैग रिपोर्ट करती है कि आखिर कहां पर कितना पैसा, जनता का जो पैसा है, टैक्स का पैसा, वो कहां पर कितना खर्च किया गया है, विधानसभा में पेश की जाती है और उसके बाद में चर्चा इस पर होगी। तो वाकई आज का दिन काफी अहम है और अगले अगर हम देखें तो 8 जनवरी तक ये सत्र चलने वाला है, जिसमें हंगामे होने के भी पूरे आसार इस समय नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले कि अगर कैग रिपोर्ट की हम बात करें तो इससे पहले 5 कैग रिपोर्ट और पेश की जा चुकी है, जिसमें आबकारी नीति जुड़ी हुई है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कैग रिपोर्ट पेश की जा चुकी है और इसके साथ ही सीधे तौर पर डीटीसी यानी कि दिल्ली परिवहन निगम जो है उसकी भी कैग रिपोर्ट इससे पहले पेश की जा चुकी है और अब शीश महल से जुड़ी हुई ये कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो सीधे तौर पर हर किसी की नजर इस पर बनी हुई है। एक संवैधानिक संस्था है कैग सीएजी, जो कि अनुच्छेद 148 के तहत काम करती है और इसका काम है कि सरकार की प्राप्तियां और व्यय की पूरी तरह से जांच करना कि कहां से कितना पैसा सरकार के पास में आया और कितना पैसा कहां पर खर्च किया गया। सरकारी वित्तीय मदद मिलने वाली कंपनियों की भी जांच की जाती है। जो कंपनियां सरकार की तरफ से वित्तीय मदद जिन कंपनियों को मिलती है उनकी भी जांच होती है और जनता के पैसे का सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं हो पा रहा, इस पर पूरा फोकस रहता है और पारदर्शिता के तौर पर इसे हम देखते हैं। तो सीधे तौर पर आपको बता दें कि एक संवैधानिक संस्था अनुच्छेद 148 के तहत इसकी स्थापना की गई थी और कैग को हम सीधे तौर पर सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। मोहित, सीधे तौर पर अब से कुछ ही देर में लगभग 11 बजे से विधानसभा का ये सत्र शुरू होने जा रहा है, जो काफी हंगामेदार रहने के आसार है, लेकिन इस बार नजर हर किसी की रहेगी जब कैग की 3 रिपोर्ट पेश की जाएंगी। बिल्कुल कृतिका, आप सही कह रही हैं और आप समझिए कि 5 तारीख से यानी कि आज से इस सत्र की शुरुआत हो रही है। 8 तारीख तक दिल्ली विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र पूरा चलेगा और आप समझिए कि इस दौरान 6 फ्लैग स्टाफ रोड का जिन एक बार फिर से बाहर निकल कर आ रहा है। ये जिन ये बहुत कुछ खुलासे करेगा और आप समझिए कि ये जो पूरे रिनोवेशन का काम हुआ है, यानी कि पूर्ववर्ती सरकार में उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल का आधिकारिक निवास जिसका पता था 6 फ्लैग स्टाफ रोड, वहां पर रिनोवेशन का काम होता है, एक बंगला बनता है प्यारा न्यारा और उस बंगले में क्या कुछ कितना खर्चा होता है उसको लेकर कैग की रिपोर्ट अब सामने आने वाली है। यही वजह है कि इस सत्र में आपको हंगामा मिलेगा, हो हल्ला देखने को मिलेगा, वाद विवाद देखने को मिलेगा, टकराव देखने को मिलेगा, स्थितियां परिस्थितियां, बहुत कुछ आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी जिसमें पक्ष और विपक्ष सामने आते हुए नजर आएंगे। आप समझिए कि आज लगभग 10:45 पर सभी विधायकों को अंदर पहुंचना है। 11 बजे से इस सत्र की शुरुआत होगी उपराज्यपाल के अभिभाषण के साथ। जैसे ही आज विधानसभा का सत्र शुरू होगा उसके बाद आपको वाद प्रतिवाद की तस्वीरें सामने निकल कर आएंगी। आप समझिए कि महज शीश महल ही नहीं, इस बार आपको बहुत सारे मसलों पर कैग रिपोर्ट सामने मिलेगी। इससे पहले भी आबकारी नीति को देखते हुए आबकारी जो नीतियां बनाई गई उसमें किस तरीके से 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है उस पर कैग रिपोर्ट पहले ही आ चुकी है। डीटीसी के कामकाज पर पहले ही चीजें टेबल हो चुकी हैं। इस बार आप समझिए कि 3 से 4 बड़ी कैग रिपोर्ट पेश होने जा रही हैं, जिसमें शीश महल पर आने वाली रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। यही वजह है कि विधानसभा के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि बहुत लाजिम है कि जैसे ही ये शीश महल का जिन बाहर आएगा आपको विपक्ष के तमाम विधायक आपको वॉकआउट करते हुए दिखेंगे, आपको हंगामा करते हुए भी दिख सकते हैं। यही वजह है कि पिछली बार की तरह हो हल्ला और हंगामा ना हो, सड़क के बाहर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन ना हो, उसके लिए भी मुकम्मल तैयारियां की गई हैं।
इसके साथ ही मोहित, आज जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि कुल 3 कैग रिपोर्ट इस बार शीतकालीन सत्रों में पेश की जाएंगी, जिसमें से एक है शीश महल को लेकर के, लेकिन बाकी 2 कैग रिपोर्ट में किन किन मुद्दों को लेकर है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा दिल्ली सरकार में जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उसमें किस तरीके से वहां पर कथित गड़बड़ियां हुई हैं उसको लेकर भी आपको कैग रिपोर्ट मिल सकती है। इसके अलावा आपको ये बात समझिए कि दूसरे तमाम ऐसे मसले हैं, चाहे वो विज्ञापन नीति हो दिल्ली सरकार की या वो दूसरी ऐसी चीजें हो जिसको लेकर तब, और महक एक बात नहीं है, ऐसे तमाम महकमे जिसमें दिल्ली सरकार की जो पूर्ववर्ती सरकार रही है वो ऐसे तमाम महकमे, उनमें से तमाम गड़बड़ियों को लेकर आपको कैग रिपोर्ट इस बार मिलेगी। तो चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, चाहे वो जो उच्च शिक्षण संस्थानों में गड़बड़ियों की बात हो, चाहे वो कथित फांसी घर को लेकर बात हो, आपको बात विवाद इस बार दिखाई ही पड़ेगा। और यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने पूरी तरीके से कमर कस ली है कि एक भी भ्रष्टाचारी को न छोड़ा जाएगा, न माफ किया जाएगा, और जो भी उनके पुराने कार्यकाल में गड़बड़ियां हुई हैं, गड़बड़ झाले हुए हैं, गलतियां हुई हैं, और उस पर किसी तरीके की कोई गलतफहमी ना रहे, उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से आज सब कुछ पेश होने वाला है। तो अगले ये जो 3-4 दिन है इसमें गलत तमाम तरीके की गलतफहमियां दूर होंगी, गड़बड़ियां उजागर होंगी, और आप समझिए कि जो गलबहियों का काम चलता था वो भी अब कहीं ना कहीं विपक्ष के विधायकों को भी पता चल जाएगा कि तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं उस पर अगर आप गुमराह करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है, जो भला और बुरा है वो पहचानती है। तो ये तस्वीर अब साफ होने जा रही है, 3-4 दिन में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर पर अपनी नजर आप यूं ही लगातार बनाए रखिएगा। तो इस महत्वपूर्ण खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ पल नहीं दिशा दिखाए, मंजिल नहीं फिर दूर, जब कुछ पल साथ बिताए। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। रुक करते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का। पश्चिम बंगाल में जब से SIR प्रक्रिया शुरू हुई है तब से लगातार TMC तृणमूल कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। SIR को लेकर सुनवाई भी जारी है, जिसमें आम लोग पहुंच रहे सुनवाई केंद्र पर, लेकिन TMC उसको लेकर भी सियासत कर रही है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश में जुटी है। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से यह साफ किया गया कि दिव्यांग, बुजुर्ग और बीमार लोगों को सुनवाई केंद्र पर आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टीम उनके घर पर पहुंच के ही उनकी समस्या को सुलझाएगी। और उसके बावजूद कई सुनवाई केंद्रों पर बुजुर्ग और बीमार नागरिक लाइनों में खड़े हुए आखिर क्यों नजर आ रहे हैं? अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर उन्हें सुनवाई केंद्रों पर लाने के पीछे कौन है? और जब हमारी DD न्यूज की टीम ने इसके पीछे की सच्चाई का पता लगाया तो हैरान करने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई है। क्या है सच्चाई, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक वीडियो। तो जी हां, पश्चिम बंगाल में बुजुर्ग वोट बैंक सीधे तौर पर हम नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर से कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, क्योंकि जो सुनवाई केंद्र है वहां पर काफी संख्या में बुजुर्ग, दिव्यांगजन और साथ ही जो लोग बीमार हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, वो लोग पहुंच रहे हैं। उनको समझाया जा रहा है कि आप सुनवाई केंद्र पर खुद ही पहुंचिए, क्योंकि उनको ये जानकारी ही प्रोवाइड नहीं कराई जा रही कि जो टीम है वो खुद आपके घर आएगी, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, आप चलने में असमर्थ हैं। और ऐसे में ये देखिए, ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। और TMC किस तरीके से तुच्छ राजनीति कर रही है और लोगों के बीच में किस तरीके से अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है कि आपका नाम कट जाएगा अगर आप खुद सुनवाई केंद्र पर नहीं जाएंगे तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। किस तरीके से बुजुर्ग जो हैं
वो इस वक्त सुनवाई केंद्र पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि टीएमसी के जो नेता हैं वो उन्हें लेकर आ रहे हैं। वो एक तरह से हम देखें तो अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बुजुर्ग वोट बैंक पर सीधे तौर पर टीएमसी जो है वो इस वक्त सियासत करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से वार्निंग दी जा चुकी है कि आप वहीं पर रहिए और आपको आने की, सुनवाई केंद्र पर आने की कोई जरूरत नहीं है। जो टीम है वो खुद आपके घर पहुंचेगी और आपकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण करेगी। लेकिन उसके बावजूद भी काफी संख्या में बुजुर्ग सुनवाई केंद्र पर पहुंच रहे हैं। जो बीमार हैं, जो वृद्ध हैं और साथ ही जो दिव्यांगजन हैं वो सुनवाई केंद्र पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की जो बात है कि टीम वहां पर पहुंचेगी, टीम आपके घर पहुंचेगी, इस बात को, इस सच्चाई को उन तक पहुंचाया ही नहीं जा रहा है। और एक तरह से अगर हम देखें तो जो बीएलओ हैं उनकी काफी खास भूमिका इस बीच नजर आ रही है और टीएमसी के जो नेता हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। बुजुर्ग वोट बैंक पर सीधे तौर पर ये सियासत है। इसके साथ ही आपको बता दें कि टीएमसी पार्षद की निगरानी में नियमों की ये पूरी धज्जियां एक तरह से उड़ाई जा रही हैं। सुनवाई केंद्रों पर डीडी न्यूज के संवाददाता पहुंचे, जिन्होंने पूरी इस सच्चाई को उजागर किया है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 74 वर्ष के हैं शंकर मुंद्रा, जो कि पार्किंसन के रोगी हैं। तो ऐसे में टीम उनके घर पहुंचती, लेकिन उससे पहले ही वो उनको सुनवाई केंद्र पर लाया गया। गंभीर बीमारी की वजह से वो चल फिर नहीं सकते और व्हील चेयर पर अपने परिवार के साथ वो वहां पर पहुंचे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उन तक सच्चाई क्यों नहीं पहुंचाई गई? जब इलेक्शन कमीशन ने होम विजिट की सुविधा दी है तो इस बात को उन तक आखिर क्यों नहीं पहुंचाया गया है? जब डीडी न्यूज की टीम वहां पर पहुंची तब ये जानकारी मिली, तब पूरी सच्चाई जो है उसका खुलासा हुआ है कि उन तक ये इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि टीम उनके घर पहुंचेगी उनके समस्या का निवारण करने के लिए, और परिजनों के मुताबिक उनको जानकारी नहीं थी इस बारे में। और आखिर शंकर मुंद्रा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है इसको लेकर, वो भी आपको सुनाते हैं। नाम आया है कि नहीं, इससे आ गया उसको चेक करने के लिए। नाम नहीं आया है, नहीं करना, नाम नोटिस आया है, आ गया है, नोटिस आया है हियरिंग सेंटर में। तो कमीशन ने कहा है जो लोग 85 के ऊपर बुजुर्ग हैं और जो लोग बेड रिडन हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, उनको हियरिंग सेंटर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप क्यों आए हैं? आपका जो बीएलओ है या बीएलओ सुपरवाइजर है, कुछ कहा नहीं आपको कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, इन्फॉर्म नहीं मिला आपको, इन्फॉर्मेशन नहीं मिला? आने के लिए बोला है। तो आपने खुद सुना, वो कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी ही नहीं थी। जो उनका सुपरवाइजर है, जो बीएलओ है उनका, उसने बताया ही नहीं कि टीम खुद आपके घर पर आएगी आपकी समस्या का निवारण करने के लिए, आपको सुनवाई केंद्र पर जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके की तमाम अफवाहें भी वहां पर उड़ाई जा रही हैं। और ऐसे में सीईओ मनोज कुमार ने ऑफ कैमरा एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जो इलाकों में बीएलओ और ईआरओ की आयोग के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद है और 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की होम विजिट की जाएगी। और सिर्फ 85 वर्ष से ऊपर नहीं, बल्कि जो गंभीर बीमार हैं, जो दिव्यांग हैं और जो बिस्तर पर पड़े हुए हैं और जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, उन लोगों का होम विजिट होगा। मतदाताओं को जानकारी नहीं देने पर एक्शन लेने की भी बात उनकी तरफ से की गई। बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों के खिलाफ कार्रवाई की बात सीधे तौर पर उनकी तरफ से कही गई है। तो इलेक्शन कमीशन जो है, जो चुनाव आयोग है, वो कई बार इस बात को कह चुका है कि आपको आने की जरूरत नहीं है और टीम आपके घर पे पहुंचेगी और वहीं पर आपकी सुनवाई की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, सीधे तौर पर राजनीति चमकाने के लिए या यूं कहें कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए टीएमसी ने बुजुर्गों को और जो बीमार लोग हैं, दिव्यांग हैं, उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी इस राजनीति में लपेट लिया है। कृतिका, देखिए, पहले तो बात तो ये है कि ये जो सारे तस्वीरें हम दिखा रहे हैं डीडी न्यूज से, ये सीईओ कलकत्ता ऑफिस, उनके पास भी ये रिपोर्ट पहुंची है और उसके साथ ही उनका ये कहना है कि ये सरासर चुनाव आयोग के कार्य में हस्तक्षेप है, क्योंकि बीएलएस को हियरिंग सेंटर में जाने की अनुमति नहीं है। फिर यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वो प्रीमाइसेस के भीतर तक बुजुर्ग लोगों को ला रहे हैं, वो जा रहे हैं और यहाँ तक के एक विस्पर कैंपेनिंग भी हो रहा है। जो बुजुर्ग लोग ऐसे आते हैं, सही बात है, अगर बुजुर्ग लोग को आना पड़ेगा तो उनको तो गुस्सा होगा, उनको तो उनके अंदर तो कमीशन के खिलाफ अलग ही छवि तैयार होगी, उसका वो उपयोग कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं आप समझिए कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और एक तरह से विस्पर कैंपेन चल रहा है। और
ये जो बात है, जब हमने यहाँ के जो टीएमसी के जो वर्कर्स हैं, जिन जिन की तस्वीरें हम दिखाए, उनके काउंसलर भी वहां पे खड़े हैं। एक तो हियरिंग सेंटर के बाहर इन्होंने एक फोटोकॉपी मशीन लगा दिया है, व्हीलचेयर की लाइनें लगा दी है। जो आप वैन रिक्शा जो आप देखे, जो आप ऑटो देखे, जो आप टोटो देखे, ये सारे बंदोबस्त टीएमसी की तरफ से किया गया है। ये लोग मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, किन किन घरों में कौन कौन बुजुर्ग है, उनको कब नोटिस मिला है, ये सारी बात की जो तथ्य है, जो इंफॉर्मेशन है, वो कलेक्ट करके वो वहां से बुजुर्ग लोगों को ला रहे हैं। जब हम इन लोगों को बात करें, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो बीमारी की वजह से चल फिर नहीं सकते ऐसे व्यक्ति हो, या फिर बुजुर्ग हो, उनसे बात की तो उन्होंने सबका ये कहना है कि हमको कहा गया कि हमें आना ही पड़ेगा वरना नाम कट जाएगा। बिल्कुल, जबकि कमीशन ने ये साफ कह दिया है कि इन लोगों को आने की जरूरत नहीं है। तो ये बीएलओस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले तो है, बीएलओ सुपरवाइजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको कहा जाए। जब मैंने ये बात उनसे पूछा, तब उन्होंने कहा कि जो लड़के उनको लाए हैं वो कह रहे हैं कि चलिए, नहीं तो कब बीएलओस आपको बुलाएंगे, कब कमीशन आपके घर में आएंगे, कितने दिन आप वेट करेंगे, आप चले जाइए। और यहाँ तक कि इनके ये बयान भी है हमारे पास, वो ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर कह भी रहे हैं कमीशन को नोटिस जारी किया है, लेकिन कमीशन कब आएगा? कमीशन आ रहा है, हमारे पास उसकी तस्वीर भी है, कमीशन जा रहा है जी। तो आप एक तरफ से ममता बनर्जी कमीशन को चिट्ठी लिख रही है कि बुजुर्ग लोगों को परेशानी हो रही है, और दूसरी तरफ ग्राउंड में उनके लोग हैं जो बुजुर्ग लोगों को आने में, जो हियरिंग सेंटर्स तक उनको ला रहे हैं, जबकि आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जी। तो ये जो सारी बातें हैं, तो ये साफ साफ पता चलता है कि आखिर इरादा क्या है और क्यों ये सब हो रहा है। ममता बनर्जी चिट्ठी लिखती है, लेकिन ममता बनर्जी एक बार उस 4 पन्नों की चिट्ठी में कृतिका मेंशन किए हैं कि सी मुरुगन के ऊपर जो हमला हुआ है वो ठीक नहीं हुआ जी। किए हैं कि चुनाव आयोग ने जो एफआईआर दर्ज करने की बात कही है वो ठीक नहीं है, वो सब नहीं है ये सब जो हकीकत में चुनाव आयोग पहले ही स्टेप ले चुका है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, और अब बात तमिलनाडु की, जहां गृह मंत्री अमित शाह तमिलगम निमिरा तमिलम पायनम यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए, और इस दौरान गृह मंत्री डीएमके पर जमकर बरसते हुए नजर आए। अमित शाह ने दावा किया कि अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में एनडीए सरकार बनेगी और बीजेपी एआईए डीएमके गठबंधन सत्ता में आएगा। अब इसके साथ ही अमित शाह ने डीएमके सरकार को घेरते हुए कहा कि डीएमके सरकार हर मोर्चे पर फेल है। अमित शाह ने परिवारवाद का भी आरोप लगाते हुए कहा कि तमिलनाडु में एक परिवार के शासन को खत्म करने का समय आ चुका है। पहले करुणानिधि, फिर स्टालिन और अब उदयनिधि। इसके साथ ही अमित शाह ने बीजेपी पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बंद कमरे में अहम बैठक की, जिसमें संगठन से जुड़ी हुई रणनीतियों पर चर्चा की गई। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर अमित शाह की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। ये समारोह में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तमिलनाडु में अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन के वक्त अघोषित कर्फ्यू लगाया जाता है। उनके वरिष्ठ नेता सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बताते हैं। पूरे भारत में सबसे करप्ट गवर्नमेंट अगर कहीं पर है तो दुर्भाग्य से वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु सरकार का एकमात्र उद्देश्य है स्टालिन जी के बेटे उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाना।
तो अमित शाह को आपने सुना, जो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इस बार 2026 में तमिलनाडु में एनडीए आने वाली है और साथ ही इसके साथ ही जो परिवारवाद की राजनीति है वो भी खत्म हो जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी चेन्नई से इस वक्त जुड़ रहे हैं रितेश रंजन, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। रितेश, सीधे तौर पर ये दावा भी किया गया अमित शाह की तरफ से कि इस बार तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ डीएमके पर भी हमलावर होते हुए नजर आए परिवारवाद और साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर। जी हाँ, ये भ्रष्टाचार और परिवारवाद तो डीएमके के साथ चोली दामन का नाता रहा हुआ है। और परिवारवाद करुणानिधि से शुरू हुआ, करुणानिधि के बाद एमके स्टालिन और उसके बाद अब ये सत्ता जो है उदयनिधि स्टालिन के हाथ में जाने वाली है। और यही चीज सबसे बड़ी बात है कि डीएमके के साथ भ्रष्टाचार जो है ना, ये जुड़ा हुआ ही रहता है जैसे परिवारवाद जुड़ा हुआ है। अभी कई ऐसे मामले हुए हैं हाल फिलहाल में जिसमें सेंथिल बालाजी का भी नाम आ रहा है, जो मिनिस्टर थे उनके सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के दबाव के बाद ही उन्हें मंत्री पद से दोबारा, जब वो बेल पे बाहर आए तो उनको फिर से मंत्री पद दिया गया और उसके बाद फिर जब कोर्ट की फटकार लगी तो उनको मंत्री पद से हटाया गया। तो और एक यही नहीं, कई ऐसे मामले हैं जिसमें भ्रष्टाचार की बू आती है और कई मामले हैं जिसमें ईडी, सीबीआई और आईटी विभाग ने भी कुछ डीएमके के मंत्रियों पे छापेमारी भी की है और कुछ न कुछ ऐसा रोज निकलता आ रहा है। अभी हाल फिलहाल में देख लीजिए, कल कुछ दिनों पहले की घटना है जिसमें डीएमके सरकार ड्रग को कंट्रोल करने में फेल नजर आ रही है। और यही कारण है कि हमारे एक हिंदी भाषी प्रवासी मजदूर पे ड्रग के इन्फ्लुएंस में कुछ नाबालिग लड़कों ने हमला भी किया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज मंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति इस वादे के साथ कि दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। विदेश मंत्री एस जयशंकर 2